Welcome to our weekly BYOM series, which is Build Your Own Magazine, where what we do is we build our own magazine. आपके पास ऑनलाइन रिपोजिटरी है, आप जा सकते हो वहाँ पे देख सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। आप वहाँ पे जा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगा के यू कैन रीड वॉट एवर कॉन्टेंट यू वॉन्ट, ओके। और वी आर इन टू वीक नंबर 5 एंड दिस विल बी फ्रॉम 26 टू 1 ऑल द करंट अफेयर्स। देखो, मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ना बहुत सारी न्यूज़ें जो आपको न्यूज़पेपर में मिलती हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ना बहुत कॉमन सा चीज़ है। जैसे जैसे मान लो आज मैंने एक न्यूज़ कवर किया है जो कि थोड़ा यूनिक सा था, तो मैंने उसको कवर कर लिया। वो दिखाता हूँ मैं आपको क्या था। जैसे अनइलेक्टेड मिनिस्टर इन बिहार, ठीक है। तो अब जैसे ये 141 आर्टिकल के अंदर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तो आप, सॉरी 144 164 के तहत आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो दिस डज नॉट हैव टू बी इन अ करंट अफेयर्स, आप उसको और बल्क नहीं बनाना है। जैसे देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेट्स से गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, अब दिस इज गोइंग इन न्यूज़, ये बस ये बताता है हमें कि ये वाला टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंडिंग न्यूज़, ये आ जाएगा। अब ये नहीं कि करंट अफेयर्स का हिस्सा है, एग्जाम में आ गया तो बोलोगे सर ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। नो, दिस वॉज ऑलरेडी क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक। तो इसी तरीके से मैं बहुत चीज़ें हैं जो नहीं कवर करता हूँ बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप उसको यहाँ से हो ना हो, आप उसको स्टैटिक में बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ना, और स्टैटिक में नहीं पढ़ रहे हो और करंट अफेयर्स के भरोसे बैठे हो तो छोड़ दो ना पढ़ाई यार। क्यों ज़बरदस्ती का सर पे लोड लेके बैठना कि यूपीएससी कर रहा हूँ, यूपीएससी कर रहा हूँ, लोगों को भी दिखाना कि यूपीएससी कर रहा हूँ। नहीं करो। अपने आप को धोखा कम से कम मत दो, ठीक है। एंड डू नॉट से कि करंट अफेयर्स इतना मोटा है सर, इतना बड़ा पढ़ाओ। नहीं, आई ऑलरेडी गिव यू वेरी क्रिस्प कॉन्टेंट, एकदम जितना चाहिए उतना ही। Okay, so we will start with our whatever the important news were in this week. अब देखो ये आपका पीआईबी का जहाँ तक बात आती है तो पीआईबी मैं हमेशा लास्ट में डालता हूँ। तो अब देखो पीआईबी में इस बार बहुत 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 लाइक हर दिन 100, क्योंकि पार्लियामेंट में सेशन में है तो हर दिन अराउंड 109, किसी किसी दिन 120, किसी दिन 170 प्रेस रिलीजेस हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे रिलीज़ है, बहुत सारा स्कीम है, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट सेशन में है, बहुत चीज़ों को बहुत कुछ डेली का डेली रिलीज़ हो रहा होता है। देन पीएम का डिफरेंट कंट्री का विजिट था तो उसका भी बहुत सारा पीआईबी कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, वो रिपीट होंगी। बट जो लगता है कि हाँ ये यूनिक चीज़ है उनको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बना सब कवर करने लग गया तो हो गया, फिर ये 10-12 घंटे तो पीआईबी ही पढ़ना पड़ेगा हमें, ओके। सो हो गया, मैं आपको दे दिया एक ग्लिम्स क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं इसमें। सो फॉर 26 जुलाई टू 1 अगस्त वी विल डू नाउ वीक नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। तो रिसेंटली अभी आपने देखा कि कई सारे पेपर्स में एडिटोरियल्स थे, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। सो एक्चुअली क्या था कि इंडिया वांट्स टू रिविजिट दिस ट्रीटी। एक्चुअली इस ट्रीटी की थोड़ी बैकग्राउंड समझते हैं। सब कोई जानते हैं कि जो रिसेंटली 2026 में पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से इंडिया सस्पेंडेड। सो व्हाट इज सस्पेंडेड हियर इज अबायंस। सो इंडिया प्लेस्ड द इंडस वाटर ट्रीटी इन द अबायंस, मतलब एट सस्पेंड, मतलब अभी हम इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये मेरी तरफ से ख़त्म भी नहीं है और मेरी तरफ से चालू भी नहीं है, ऐसा स्टेट में, ठीक है। और पाकिस्तान हैज़ रेज द कंसर्न, ठीक है, डिफरेंट इंटरनेशनल फॉरम में, बिकॉज पाकिस्तान इज टूवर्ड्स द लोअर रेपेरियन। व्हाट इज लोअर रेपेरियन? जो टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम होते हैं। सो इंडस भारत के थ्रू जा रही है वहाँ पे, एंड अगर भारत यहाँ रोक देता है पानी को तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं मिलता है। व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि दिस वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये मीडिएट किया गया था, ये साइन हुआ था 1960s में, ठीक है, 1960s का 1960 में। और दिस वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी इसमें। और क्या हुआ था कि जैसे इंडस रिवर है तो इंडस, झेलम, चेनाब, सॉरी इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, इन नदियों को बांटा गया कि वेस्टर्न रिवर एंड ईस्ट रिवर, ये गए पाकिस्तान को, ये गए इंडिया को, ठीक है। इसी तरीके से कि इसकी वाटर का यूटिलाइजेशन इंडिया करेगा, इसकी वाटर का यूटिलाइजेशन पाकिस्तान करेगा, ठीक है। सो जुडिशियस डिवीजन किया गया, ठीक है, जिनको ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलज इंडिया को मिले थे, और इंडस, झेलम, चेनाब और रावी, सॉरी इंडस, झेलम और चेनाब मिले थे पाकिस्तान को।
और इस ट्रीटी को बोला जाता है ना कि दुनिया में कहीं भी अगर जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, देखो हमारे देश के अंदर ही कृष्णा गोदावरी का हमेशा चलता रहता है, बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु चलता रहता है। सो दीज इशूज, वाटर का इशू इज ऑलवेज, यू गो इट बैक इन एंशियंट टाइम, जाके देखो हमेशा लड़ाई हुआ है दोआब के लिए। देखो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच की लड़ाई हो रही होगी, ठीक है। ऊपर आओगे कन्नौज वाले, देखोगे कन्नौज वाले एरिया में लड़ाई हो रही होगी। सो हमेशा इट हैज़ बीन अराउंड कि वाटर के ऊपर कब्जा किसका होगा, सिविलाइजेशन उसी की अच्छी होगी। सो ये वाटर क्राइसिस हमेशा रहा है, वाटर वॉर, वाटर कॉन्फ्लिक्ट भी हमेशा रहा है। तो उसी तरीके से जब देखोगे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी एवर साइंड इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो इंडिया ने इसको सस्पेंड करने के लिए, देखो अब उसमें से देख लोगे इंडस झेलम से हम बता दें आपको कि पाकिस्तान को कौन से रिवर अलॉट हुए और इंडिया को कौन से रिवर अलॉट हुए, रावी, ब्यास एंड सतलज, और झेलम, चेनाब एंड इंडस अलॉट हुए पाकिस्तान को। ओके, अब इंडिया ने कुछ कंसर्न्स जताए। क्या कंसर्न थे कि इंडिया सेड दैट वी आर री इमेजिनिंग एंड रीविजिटिंग दिस ट्रीटी बिकॉज एक तो 1960 में साइन हुआ था, अब सिनेरियो बदल चुका है, कंसर्न्स बदल चुके हैं। सो उसकी वजह से इंडिया ने कहा कि अब हम वो चीज़ नहीं मानेंगे जो तब की गई थी, वी नीड टू चेंज इट बिकॉज इंडिया आर्ग्यू दैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप बेतहासा बढ़ाए जा रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्टिलिटी चली रही है, हम कोऑपरेशन पे कोऑपरेशन कर रहे हो और आप हो कि हमें तमाचा पे तमाचा मारे जा रहे हो। सो नहीं, ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने बोल, रिमेंबर आवर पीएम सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सो यू कैन राइट दिस वर्ड्स that blood and water, India has shifted its stance from cooperation to blood and water cannot flow together approach. Okay, so maintaining the treaty is yeah, that it cannot be मेंटेन्ड हियर आफ्टर बिकॉज आप जो ये बेतहासा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हो, सो ये अब मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने क्या ऑब्जेक्शन किया, कहा कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर, ठीक है, कि जितने भी कर रहे हैं जो हमें वेस्टर्न रिवर मिले हैं, ये जान जान के क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न रिवर पे ही बना रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोजेक्ट, ठीक है। और कह रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट भारत बनाती है इस पे सब पे इनको ऑब्जेक्शन होता है, और उनका ये भी दावा होता है कि भारत जान के बना रही है। ऑब्वियसली जान के ही बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अचानक से बना रहे थे, रावी पे बन गया, चेनाब पे नहीं, ऐसा नहीं, हम बना रहे हैं। बट हमारा ऑब्जेक्शन क्या है कि दैट वी नीड कोऑपरेशन, यू इफ़ यू कैन नॉट कोऑपरेट वी विल नॉट कोऑपरेट। एंड उनके ऑब्जेक्शन की वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स भी डिले होते रहते हैं। सो इस सब में भारत ने बोला कि अब हो गया, ये जो था ट्रीटी 1960 का, इसको बस करते हैं थोड़ा, अब आते हैं दोबारा से मुझे नया कंसर्न से। क्या कंसर्न है कि अब रियलिटी बदल चुकी है, समय ज़माना बदल गया भैया, अब वो समय नहीं रहा, वो ज़माना नहीं रहा, चेंज करेंगे। अब हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ गया, उनको ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस है, हमारे यहाँ इरीगेशन की क्राइसिस हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बनाने में क्राइसिस हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट इंडस्ट्री जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन क्लाइमेट चेंज इज़ अ फैक्ट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, है ना। फ्लड मैनेजमेंट करना है, वाटर स्टोरेज करना है हमें, एडेप्टिव रिजर्वायर ऑपरेशन। सो दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज थिंग्स आर चेंजिंग सिनेरियोज। सो नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड, वी कैन नॉट स्टैंड विथ 1960 का ग्राउंड, वी नीड टू चेंज, वी नीड टू इवॉल्व। एंड देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गया है। नाउ वी हैड गेटेड स्पिलवेज कि हाँ इतना स्टोर करेंगे, इसके ऊपर जितना हो जाएगा वो चला जाएगा आपके पास, बट हमें अपने रिक्वायरमेंट के लिए इतना पानी स्टोर करना है, इसके ऊपर जितना होगा वो बह के आपके पास जा रहा है, राइट। फ्लेक्सिबल रिजर्वायर ऑपरेशन है कि हम जब चाहें जितना स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम चेक डैम्स नहीं बना रहे हैं कि भाई इसमें जितना पानी अट जाएगा अट रखेंगे, जितना नहीं अटेगा नहीं रखेंगे, हमें पता कितना रखना कितना नहीं रखना, अपने हिसाब से रखेंगे। देन एडवांस सेडिमेंट मैनेजमेंट भी हो गया है। पहले क्या था कि पहले मान लो ये डैम है, ठीक है, देन उसमें सेडिमेंट भरता गया तो पानी ओवरफ्लो हो गया, उनको पानी जाता रहता था। अब हम सेडिमेंट मैनेज करने लग गए हैं तो हमारे यहाँ पानी स्टोरिंग का कैपेसिटी बढ़ गया है। इट इज़ नॉट दैट इंटेंशनली ऑल्सो, वी सिर्फ इंटेंशन ही नहीं है कि आपने पानी रोक दिया है। एंड दीज टेक्नोलॉजी वेर नॉट इन्विजाज्ड इन 1960s, तब तो नहीं इन्विजाज किया गया था इस चीज़ को। दूसरा, पाकिस्तान में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है पहले से भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिवर को, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया। इनएफिशिएंट इरीगेशन है, कैनाल्स सीपेज है उनके यहाँ, वाटर लॉस ड्यूरिंग कन्वेंस है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूर स्टोरेज कैपेसिटी है, डिलेड वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स है। सो इट इज़ नॉट कि पाकिस्तान का सारा क्राइसिस इज ड्यू टू इंडिया, देर उनको अपना भी रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना है। और इंडिया अब ये कह रहा है कि देखो भैया, हम ये जो ट्रिटी था तो ट्रिटी था ही, बट अब हमारा एम है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड रिसोर्स, हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। जो भी हमारे पास मिला है, जो 4 नदी हमें 3 नदी हमें दिए हो, हम उसका भी बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। बट
ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन विच आर इन आवर कंट्री विच आर स्टेइंग अलॉन्ग दीज रिवर्स, हम उनको उनका बेटरमेंट भी चाहते हैं। ये नहीं कि हम रावी, ब्यास और सतलज को तो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, बट अगेन द पॉपुलेशन विच इज स्टेइंग एट इंडस, झेलम एंड चेनाब, वो भी तो हमारे देश की जनता है, उसके लिए भी हमारे सोचना है। क्या बोलेंगे वो, तुम पानी यूज़ मत करो। सो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स बेटर यूटिलाइजेशन, सो देर आर डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो गोइंग। अभी याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पकलधुल प्रोजेक्ट, रैटल डैम प्रोजेक्ट, कूरी प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट, कवर एंड ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊज, ठीक है, याद रख लेना प्रोजेक्ट नदी के साथ। राइट योर रिवर के नेम्स, किस किस नदी पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। रिजर्वायर मॉडर्नाइजेशन, इंडिया इज एमिंग टुवर्ड्स रिजर्वायर मॉडर्नाइजेशन, ओके। इंप्रूव्ड सेडिमेंट मैनेजमेंट पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अबाउट थोड़ा अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपका बैकग्राउंड नहीं पता है तो आप बैकग्राउंड यहाँ से पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, देयर इज़ नथिंग मच। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप इसके कंक्लूजन में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी या फिर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर आ जाए तो रिमेंबर यू कैन राइट दिस कंक्लूजन दैट वाटर इज़ नेसेसरी नॉट अ वेपन, कोऑपरेशन इज़ द ओनली सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड, ठीक है, ये लिख सकते हो आप एज अ कंक्लूजन, ओके फाइन। नाउ विल बी मूविंग टू नेक्स्ट रिपोर्ट। अब इसमें कुछ तो नहीं रह गया, ऑब्जेक्शन पाकिस्तान यही ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट करता था, सो देयर इज नथिंग न्यू हियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक फॉर डिस्कशन नाउ इज Assam flood of 2026. This topic becomes important for our GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, मेंस के लिए भी है और प्री में भी पूछ सकते हैं कि कौन से रिवर में क्या होता है, कौन सा लोकेशन क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज फ्लड ऑफ असम 2026। अब इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू है कि रिसेंटली देर हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड फ्लड इन असम, विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फ्लड इन 2026 ऑब्वियसली। 66 डेथ सो फार हो चुके हैं, कंडोलेंस। नियरली 7 लाख पीपल हैव अफेक्टेड। देखो अब ये लिख सकते हो ना कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर दिस डिजास्टर इज फ्लड। फ्लड में क्या हो सकता है, रिहेबिलिटेशन का दिक्कत है, लॉस ऑफ हैबिटेट्स का दिक्कत है बोथ फॉर ह्यूमन एंड फौना के लिए, एंड देन देयर इज एक्सट्रीम डैमेज, यू कैन सी दैट एवरीथिंग हैज़ बीन सबमर्ज्ड। इशू क्या है, वाई दिस हैपेंड, देखो रिसेंटली देयर वाज अ एक्सट्रीम रेनफॉल, ऑलमोस्ट अ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है, एक्सेप्शनली हाई रेन ओवर असम एंड हेवी रेनफॉल इन नागालैंड। नागालैंड के एरिया में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो नागालैंड के एरिया से भी इसमें ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, एंड देन देयर इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड देन देयर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इसमें देखना है कि यहाँ सिर्फ असम की नहीं, जो नागालैंड में भी बारिश हुई है और उसकी भी वाटर आके इसमें फ्लड का रीज़न बना है। अब देखो याद रखना जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ हम ये भी पढ़ लेंगे कि ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, बताओ। ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करो, शुभांश्री, ठीक है, देन यू हैव कामेंग, देन यू हैव मानस, देन यू हैव जल ढाका, नहीं रैडाक, देन यू हैव जल ढाका, है ना, एंड देन यू हैव तीस्ता रिवर, यस, एंड देन लेफ्ट बैंक में यू हैव दिबांग, you have Lohit, you have Budhi Dhing, then Dhansri, and then Kalan, right? कालंग नदी, ठीक है, एंड देन ऑल्सो देर एक और नदी है बराक नदी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक बरकार है झारखंड वाली, ये है बराक, याद रखना, ठीक है, बराक। सो इन नदियों में जो नागालैंड से आ रही है इनमें भी दे हैव बीन सो मच ऑफ फ्लडिंग, ठीक है, एंड देन दिस नदी अलॉन्ग विथ गंगा ब्रह्मपुत्र जाके उधर पद्मा बनाती है, एंड देन इट मूव्स गोज टू बे ऑफ बंगाल, वो नेक्स्ट टॉपिक, वो ज्योग्राफी के लिए। बट यहाँ पे आई जस्ट गिव यू एग्जांपल बिकॉज यहाँ पढ़ रहे थे तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉज इज एक्सट्रीम रेनफॉल, देन देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हर डिजास्टर के लिए एक ना एक रीजन बन जाएगा। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एंड इवेंट्स सच एज 50 से 150 mm पर डे एंड मोर। जस्ट इमेजिन, कहीं कहीं का एरिया को हम डिफाइन करते हैं कि इतना एरिया इज अंडर दिस मच ऑफ रेनफॉल, यहाँ 50 से 100 पर डे हो रहा है। सो दिस इज एक्सट्रीम फ्लड कंडीशन, एंड सिंस ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है तो नथिंग इज प्रिडिक्टेबल हियर। दूसरा, रिवर सिस्टम एंड ज्योग्राफी, मैंने आपको बताया कि इनके भी रीजंस हैं कि अलग अलग जगह से आने वाली पानी इज कॉजिंग वन ऑफ द मेजर इशू। असम की बारिश, असम में जो बारिश हो रहा है सो तो हो ही रहा है,
बट अगेन यहाँ अरुणाचल भी है, राइट, अरुणाचल से भी बारिश आ रही है, नागालैंड है, मणिपुर है, इधर से भी नदी आ रही है, जिनकी वजह से यहाँ पे फ्लड कॉज हो रहा है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, इस फिनोमिना का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं स्वोलन ट्रिब्यूटरीज। मतलब ट्रिब्यूटरीज अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी लेके आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो नदी फ्लो कर रही है इसमें टू मच एक्सेस ऑफ वाटर अबव इट्स होल्डिंग कैपेसिटी हो रहा है। सो इट इज़ डूइंग व्हाट, इट इज़ फ्लडिंग इट्स एम्बैंकमेंट एरिया, है ना। ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स मेकिंग द नेचुरली फ्लड प्रोन एरिया। क्यों, ब्रह्मपुत्रा ऑलरेडी अपने आप में। अब यहाँ पे ना एक फ्लोटिंग पार्क है, आप बताओगे मुझे इस फ्लोटिंग पार्क का नाम क्या है। ओके, यू विल राइट इन द कॉमेंट एंड टेल मी व्हाट इज द फ्लोटिंग पार्क हियर। डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग, ऑब्वियसली आप अति 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 कर रहे हो, रिवर्स आर चेंजिंग इट्स कोर्सेस, द ग्राउंड इज बिकमिंग हॉलोइंग, सॉरी ग्राउंड में हॉलोइंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से देर इज वाटर रन ऑफ्स, है ना, इंक्रीज ऑफ सरफेस वाटर रन ऑफ, क्यों आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, देर इज नथिंग टू होल्ड द वाटर, नथिंग टू होल्ड द सॉइल। अब तो ये तो पानी तो जा ही रहा है, अपने साथ मड भी लेके जा रहा है, तो मड फ्लो भी हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट कुड हैव हैपेंड बाय जस्ट वाटर इज मल्टीप्लाइड विद द मड फ्लोइंग थ्रू इट। वाई, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन किया है हमने, एक्सेस ऑफ सिल्ट रिड्यूसेस रिवर कैपेसिटी। अब देखो ये सारा जो सिल्ट इधर से आएगा, जितने भी आएंगे, वो जो ओरिजिनल रिवर बेसिन होगा उसके तल में जाके बैठ जाएगा, उसके बेस में। नेक्स्ट टाइम व्हेन द रिवर फ्लोज, इट्स होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बैंक इज लो, क्यों, तो पानी क्या होगा, इसके एम्बैंकमेंट में घुसेगा। सो दिस आर द रीजन, रिमेंबर यू कैन यूज दिस आंसर, दिस एज योर आंसर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और किसी भी फ्लड का यही रीजन होगा। एंड देन एंक्रोचमेंट एंड लैंड यूज, आप जो नदी थी उस नदी के एरिया को भरते 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 आप आगे बढ़ गए हो, तो ये नदी तो अपनी नेचुरल कैपेसिटी में जब आएगी, जब पानी लेके आएगी ऊपर से, तो आप तो जाओगे ही ना, आप तो इसके चपेट में आ जाओगे, जो भी यहाँ पे पॉपुलेशन बस रहा है। सो जब ये ऐसा होगा तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ डिजास्टर रिस्क, एंड देन इट बिकम्स अ इशू ऑफ फ्लड इफेक्शन। अब बताओ, अब इतना सा लिखने के लिए आप एग्जाम में कोई भी कष्ट नहीं है, आप बस सोचना है कि नदी है, नदी के अराउंड लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, एक्सट्रीम, पहले तो नेचुरल कॉज होगा, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, हम कर रहे हैं माइनिंग, हम कर रहे हैं इंक्रोचमेंट, हम कर रहे हैं एक्सेसिव लैंड यूज। सो बोथ बोथ प्रॉब्लम हो गया, यू कैन एड्रेस दिस, नेचुरल कॉज, मैन मेड कॉज, एंड देन इफेक्ट। इफेक्ट क्या हो रहा है, extreme damage, nearly 7 lakh people have died, nearly 7 lakh people have affected, 66 people have died, condolences again. So you need to approach the answer in this proper way. अब सबसे पहले then there have to be an expert view on it, कि expert क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि this is a mix of extreme rainfall, climate change and human activity. You cannot say human activity alone, you cannot say climate change alone, it is a mixed activity। क्यों, ये सब तो हुआ ही, साथ में ये भी तो हम कर रहे हैं, हम अपना श्रेय नहीं छोड़ सकते ना कहीं, अपना श्रेय, गिव द ड्यू क्रेडिट, है ना। अप्रोच क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है, देखते हैं। एक्सपर्ट सेज कि फ्लडिंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्टिविटी, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ सिंगल इवेंट। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, वाटर साइड मैनेजमेंट चाहिए, एफॉरेस्टेशन चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर इकोसिस्टम। देखो जो एड्रेस हमने, जो प्रॉब्लम एड्रेस किया हमने, उसी का सोल्यूशन इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, उसी का सोल्यूशन इज वे फॉरवर्ड। इसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। मेजर्स सजेस्टेड क्या है, ये फॉरेस्टेशन करो, वाटर साइड मैनेजमेंट करो, वेटलैंड एंड फ्लड प्लेन्स का डेवलपमेंट इज बेटर इंपॉर्टेंट, एंड देन बेटर फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट, कि देखो कि ऊपर से कब पानी बढ़ना शुरू हो गया, उससे पहले गिव द वार्निंग, रीलोकेट दिस पीपल, रिहेबिलिटेट देम, एंड रेगुलेट द माइनिंग एंड एक्सकैवेशन। क्यों, आप इधर उधर माइनिंग करके यू आर जस्ट अलाउइंग द रिवर टू फ्लो एवरीवेयर, और डिफॉरेस्टेशन करके यू आर अलाउइंग द सिल्ट टू सेटल इन द रिवर बेसिन, रिवर के बेस में, एंड देन विच इज डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ दिस बैंक टू होल्ड द वाटर। उसी तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट मैपिंग भी करना एंड प्लानिंग भी करना बहुत ज़रूरी है लैंड यूज़ का। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, साइंटिफिक प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So this was about the Assam flood. So this becomes very important for your GS3 disaster management. याद रखना। अब ये जब आपको मंथली मैगजीन्स मिलती है ना, तो मंथली मैगजीन मिलेगी, जब आपको कंपाइलेशन भी दूंगा मैं, तो तब भी आपको ये कंपाइल्ड मिलेगा वहाँ पे। इसमें कुछ अपडेट होगा तो ये डेटा अपडेटेड मिलेगा, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट लीव दिस एंड फॉलो दिस। नाउ मूविंग टू
नेक्स्ट न्यूज़, so recently government of India decided to increase the number of seats in Lok Sabha from 550 to 850. That is almost increase of 300. Why government want to do it? क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है, अच्छा पहले सबसे पहले बिफोर वी मूव दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर GS2 एंड गवर्नेंस पोर्शन. दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड प्री एज वेल. नाउ लेट मी आस्क यू अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो चेंज करते हैं हम नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट, दैट इज MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चेंज करते हैं इनका नंबर, और ये रिप्रेजेंट कितने लोगों को करेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी एक्सटेंट तक होगी, ये कौन सा आर्टिकल तय करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये बताओगे मुझे, ठीक है. मतलब व्हाट आई एम आस्किंग इज डिलिमिटेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है. ओके, सो व्हाट इज द कंटेक्स्ट. गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा पॉसिबली टू 844 to 850 सीट्स आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. आप बताओगे डिलिमिटेशन किस आधार पे होता है और कौन से आर्टिकल में होता है. एंड द डिसीजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन इज चैलेंजेबल इन कोर्ट और नॉट. ठीक है, कंसर्न रेस्ड क्या हुए हैं कि भाई ये जो डिलिमिटेशन आप कर रहे हो इसको क्यों इंक्रीज करना है. तो सबसे पहले क्यों इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ मोर देन डबल्ड सिंस द लास्ट लोकसभा जिसमें सीट फ्रोजन की गई थी, लास्ट लोकसभा 1976 में. रिसेंटली द सेंसस वाज ऑफ 2011, है ना, तो उसके आधार पे हम लोगों ने फ्रीज कर दिया था, मतलब उसके आधार पे नहीं, 1976 में ही फ्रीज कर दिया था, एंड वी हैव कॉन्स्टेंटली एक्सटेंडेड इट. ठीक है, सो डिलिमिटेशन एम्स टू व्हाट, इंश्योर दैट दिस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इक्वली ना, उसी प्रोपोर्शन में दे आर रिप्रेजेंटेड. ऐसा नहीं कि वो रैंडमली पड़े हुए हैं और उनको जस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिस पॉपुलेशन आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MPs. अब आ जाओ, कंसर्न रेज क्या हुआ कि ये जो सरकार कर रही है या फिर कोई भी एक पॉलिसी आएगा तो जरूरी नहीं कि उसका सब प्रोज होगा, कॉन्स भी होंगे. सो व्हाट आर द कंसर्न रेज्ड अबाउट दिस डिलिमिटेशन. कह रहा है कि अगर इतने लोग, द ऑथर, ये एक एडिटोरियल था एंड दिस वॉज रिटन बाय मिस्टर शशि थरूर. सो ये एडिटोरियल ये कह रहा था इसमें कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट देन इट बिकम्स ऑल अबाउट क्वांटिटी एंड वी लूज द क्वालिटी. अभी याद करो 550 लोगों में ऑलमोस्ट हम लोग 525 का प्रेजेंस में ये देखते हैं कि तबाही मची हुई है पूरी लोकसभा में, फॉर दैट मैटर फॉर राज्यसभा, लेट्स से पार्लियामेंट. और आप अगर आप इतने लोग बना दोगे तो इट विल बी quantity over quality. The democracy will be of quantity rather than democracy of quality, and it will do what, it will reduce the quality of parliament debate as well. कि जरूरी नहीं है कि सबका वहां पे एक सहसहमति बन ही सके. ऑब्वियसली नहीं बनेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन डेमोक्रेसी. और जब सर्वसम्मति नहीं बनेगा तो देयर इज अ मोर चांसेस कि 850 लोग मेजर टाइम लड़ने में बर्बाद कर दें. सो गवर्नमेंट हैज टू, आई गेस, अप्रोप्रिएटली इंक्रीज द टाइम ऑफ लोकसभा एज वेल. I mean time, not duration, the amount of time allocated for the discussion in the Lok Sabha. जो सेशन का टाइम है, सेशन का ड्यूरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा उस हिसाब से, आई गेस वो तो बाद की बात है, बट अगेन विल सी. सो लार्ज हाउस में रिड्यूस स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली होगा. बैक बेंचर्स MP का सिंड्रोम बन जाएगा. फ्रॉम स्मॉल पार्टीज जो आएंगे वो पीछे बैठे रहेंगे बिकॉज दे विल नॉट बी हर्ड. जो निर्दलीय आएंगे, जो नॉन अलायंस वाले पार्टी से आएंगे, वो अपना पीछे बैठे रहेंगे, दे विल नॉट गेट अ चांस टू बी हर्ड. एंड देन दिस विल व्हाट, दिस विल ऑल्सो वीकन द लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी. पार्लियामेंट में बिकम व्हाट, मोर डिपेंडेंट ऑन वॉइस वोट. क्यों, इतने सारे लोग हैं, कौन किधर वोट करेगा, कौन कैसे वोट करेगा, इसी में आधा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आधा कॉन्फ्लिक्ट. एंड देन इट विल ऑल्सो बी व्हाट, कि अगेन मेजॉरिटेरियनिज्म तो पहले से था ही, नाउ इट विल बिकम मोर मेजॉरिटेरियनिज्म. कि देखो, डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा ये फ्लॉ है कि अगर 100 लोग हैं, लेट्स से 100 लोग हैं, 51 ने जिनको वोट किया, दीज आर इन मेजॉरिटेरियनिज्म, बट रेस्ट देयर आर 49, इनकी भी यही सरकार है, राइट. सो मेजॉरिटेरियन विल इंक्रीज, तो इधर जो माइनॉरिटीज होंगे वो भी तो बढ़ जाएगा, राइट. लेट्स से 850 है, ठीक है, 425 vote in one place and then plus 1 votes in another, in the same place. Now the rest 424 are, see, they are not being represented, but this is the majority which has won.
So now these 424 they have gone up significantly from what? 550 में से ये 224 ही थे जो अनहर्ड थे माइनॉरिटी. नाउ दे हैव गॉन टू 424. सो फोर डबल इंक्रीज हो गया, टू फोल्ड का इंक्रीज. सो दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग थिंग. कम्युनिटी स्क्रूटनी कम हो जाएगी बिकॉज सब कुछ वोट से ही पास हो जाएगा, कम्युनिटी तक जाने का चांस ही नहीं बचेगा. एंड स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव, वीकर लेजिस्लेटिव. रिमेंबर ये हमने क्या रखा है 91st अमेंडमेंट में, हमने क्या ना 15% ऑफ टोटल रहेंगे, 15% मेंबर्स ही रह पाएंगे. सो नाउ टेल मी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होंगे, अभी 550 के आधार पे हैं, तो और जब 825 के आधार पे होंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ज़्यादा होंगे. क्या पोर्टफोलियो दोगे उनको, राइट? क्या, कैसे, क्या, कहाँ कहाँ? यू विल सेग्रीगेट एवरीथिंग, टू मच ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न. नाउ यू सी व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस, यू हैव डिफरेंट डायमेंशंस टू राइट. गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू करती है? गवर्नमेंट कहती है कि देखो लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाना, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है. लेट्स से हमारा टारगेट है 1 लाख लोगों पे एक एमपी होना चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सॉरी, 1 लाख लोगों पे लेट्स से एक एमपी होना चाहिए. नाउ द पॉपुलेशन हैज़ बिकम लेट्स से 4 फोल्ड, 4 लाख हो गए. तो क्या 4 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर सकता है? सो इसलिए एमपी को इंक्रीज करना जरूरी है. जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको छोटा करना जरूरी है, उसकी डिलिमिटेशन जरूरी है. ठीक है. सो मोर एमपी कुड इम्प्रूव द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द रिप्रेजेंटेशन. बट देर इज अ फेडरल कंसर्न एज वेल. फेडरल कंसर्न क्या है कि अब देखो, डिलिमिटेशन बेस्ड सोली ऑन द पॉपुलेशन, अगर सोली पॉपुलेशन के आधार पर करोगे तो नो टेल मी अबाउट दो स्टेट्स विच हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन. इनको तो पर्क की जगह इनको तो डिमोशन हो गया, इनको तो पनिशमेंट मिल गया कि हमारी वॉइस ही अब हर्ड नहीं होगी क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम कर लिया हमने, हम एडवांस हो गए, पॉपुलेशन कम कर लिए, अब हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो गई. सो अलोन ऑन पॉपुलेशन बेस देयर विल बी लॉट ऑफ लॉस फॉर द सदर्न स्टेट्स. एंड दिस विल व्हाट, दिस विल इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना. सेंटर स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा. सो दिस इज अ फेडरल इशू एज वेल. होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा. अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकता है कि रैदर देन यू सिंपली बेयर हैंडेडली इंक्रीजिंग द 850 स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, what you can do is you can strengthen the parliament committee to take up a deep dive approach. And then हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया ही किस लिए थे, किस लिए लाया था हमने? कि भाई ग्रास रूट लेवल पे लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग करो ना, ताकि सेंटर में सब कुछ नहीं करने की जरूरत पड़े. स्ट्रेंथन दिस 73 एंड 74th लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज, सो दैट सब कुछ यहाँ सेंटर में ना करना पड़ जाए. एंड देन उससे रादर देन जस्ट सिंपली इंक्रीजिंग द मिनिस्टर, इंक्रीज द इंटेलेक्ट अराउंड द मिनिस्टर. उनके पास अच्छे पीएस हों, अच्छे सेक्रेटरीज हों, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि जो अभी सेक्रेटरीज हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेक्रेटरीज दे हैव सो दे कैन हैव डाइवर्स ओपिनियन, डाइवर्स ऑप्शंस विद देम. एंड देन ऑब्वियसली जो मैंने बोला 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का यूज़ करना चाहिए हमें टू स्ट्रेंथन द व्हाट, लोकल बॉडीज, सो दैट गवर्नेंस इज डन एट द ग्रास रूट लेवल. बिल्ड बेटर पार्लियामेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. कि सिर्फ सीट इंक्रीज कर देने से नहीं हो जाएगा, यू नीड टू गिव देम अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अबाउट देयर एग्जिस्टेंस इन द पार्लियामेंट. ये नहीं कि सीट बढ़ा दिया और हो गया कि हाँ भाई आप भी आ जाओ मेरे पार्टी में, मैं भी वोट करो, आप भी वोट करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, विप के आधार पे पूरी पार्लियामेंट अब चल रही है. ऐसा भी नहीं करना है. सो इट इज सेड दैट you can write this in our conclusion, democracy is not about the size but of the, it is not about the size of the house but it is strength of the institution and the quality of deliberation in the house. So this can be your conclusion, right? So this was all about this trending news of 850 seats to be happening in Lok Sabha. After this coming up delimitation, आपने ये बताना है कि delimitation होती कहाँ, मैं बार बार लिखने को कोशिश कर रहा हूँ आर्टिकल, डिलिमिटेशन होती कौन से आर्टिकल की वजह से है, एंड क्या डिलिमिटेशन के जो जजमेंट, डिलिमिटेशन का जो डिसीजन होता है, वेदर इट इज चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट और नॉट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूज. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक फॉर डिस्कशन नाउ इज NAVIC. What is NAVIC? It is navigation विथ इंडियन कॉन्स्टोलेशन. ठीक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टोलेशन, इन नाविक का फुल फॉर्म है. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर GS3 साइंस एंड टेक पोर्शन फॉर प्री, एंड यू कैन ऑल्सो राइट समवेयर द ग्लिम्स अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवन इफ इट इज आस्क्ड इन मेंस. तो आपसे नाविक के बारे में मेंस में तो नहीं पूछेगा एग्जैक्टली, बट आपसे पूछ सकता है इंडियाज प्रोग्रेस, सो यू कैन मेंशन नाविक ऑब्वियसली.
ओके, सो इशू क्या है, वाई इज दिस टॉपिक इन न्यूज़? सो गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म पार्लियामेंट कि अब नाविक जो है भारत का, it is no longer functional. Why it is no longer functional? Because this is due to a failure of a satellite which is named as IRNSS-1F, और ये मार्च 2026 में फेल हो चुका था. सो वाई इट हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग? बिकॉज नाविक को फंक्शन करने के लिए ना, इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क इन अ ठीक है, कॉन्स्टलेशन में वर्क करने के लिए डिज़ाइंड है. 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन होता है, समूह, जिसमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट इज एटलीस्ट 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना दिस कैन नॉट फंक्शन. 4 सैटेलाइट मस्ट फंक्शन. एट प्रेजेंट देर आर ओनली 3 फंक्शनल सैटेलाइट्स. कौन कौन से? IRNSS-1B, IRNSS-1L एंड NVS-01. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है. करंटली ओनली 3 इज फंक्शनिंग, बट एटलीस्ट क्या चाहिए था? 4 फंक्शनल चाहिए था. जो लास्ट फंक्शनल स्टॉप हुआ जिसका, वो है IRNSS-1F. Now before we move what's plan ahead and क्या, उसे देखते हैं कि about NAVIC, what is important about this NAVIC. So it is India's own constellation which is in correlation to, जैसे दुनिया की GPS है एंड अदर थिंग है US की, उस तरीके से हमने अपना इंडिजिनस कॉन्स्टलेशन सिस्टम बनाया था. एंड दिस इज वॉट दिस इज फंक्शनिंग इन द नेम ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, जिसको हम IRNSS को यहाँ पे 1F जो सैटेलाइट्स का नाम दे रहे हैं. इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मत बोलना यहाँ पे इंडिया का मैप नहीं है, ये इंडिया का मैप सही है यहाँ पे. दिस इज द कवरेज कि इंडिया से 1500 किलोमीटर दूर तक ये कवरेज करता है, ठीक है. नाउ कमिंग, डेवलप्ड बाय इसरो, इट इज डेवलप्ड बाय इसरो टू प्रोवाइड व्हाट? पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, PNT. और ये फंक्शनिंग बंद क्यों हुआ है? बिकॉज इसके अंदर, हर सैटेलाइट के अंदर देर इज अ एटॉमिक क्लॉक, जो सीजियम क्लॉक होती है, विच इज टू प्रिसाइज टू 1000th of the second. And if this stops functioning, जो उसका usual life है, it stops functioning in that much of time period, so it has stopped functioning and it was expected as well. So it has at present it has gone, like जिसको बोलते हैं सिस्टम डाउन हो जाना, it has completely been out of the performance now. कवरेज क्या था इसका? 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज. And it provides what? It provides standard positioning service to the civilian users and restricted positioning system to the authorized users और the military use के लिए. ओके, सो नाउ पॉइंट क्या है इस, मतलब इस पूरे न्यूज़ का पॉइंट क्या था कि व्हाट इज द प्लान अहेड. सो गवर्नमेंट सेज कि फ्यूचर में हमारे पास NVS-03 इज रेडी टू लॉन्च. NVS-04 एंड NVS-05 आर ऑल्सो इन द एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एंड एज सुन एज दिस इज लॉन्च्ड 4 सैटेलाइट हो जाएगा कॉन्स्टलेशन में, फंक्शनल सैटेलाइट, एंड दिस विल स्टार्ट फंक्शनिंग अगेन, ठीक है. दीज सैटेलाइट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्टोर द नाविक्स फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी. गवर्नमेंट ने बोला है कि एज सुन एज पॉसिबल विल बी एड्रेसिंग दिस शॉर्टेज. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नाविक के कुछ यूनिक चीज़, ये डेवलप्ड बाय इंडिया है, इसरो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है. इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन GPS, वो हमारा नहीं है, और वॉर के टाइम पे इट कुड हैव बीन शट डाउन, याद करो कारगिल, ठीक है. एंड रिस्टोरिंग फुल कॉन्स्टलेशन स्ट्रेंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर अस एट दिस पॉइंट. उसी सिमिलर ग्राउंड पे देखते हैं कि और कौन कौन सी नेशन है जिनके पास ये नेविगेशन अपने तरह से यूज़ कर रहे हैं. वो है GPS USA का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का, एंड ग्लोनास रशिया का. दीज आर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स विच आर अगेन यूजिंग दिस कॉन्स्टलेशन सिस्टम, उसी तरीके से जिस तरीके से हम नाविक को यूज़ करते हैं. नाविक का यूजफुलनेस क्या है भारत के लिए? एक तो पहले कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है. दूसरा, इट एनहांसेस द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमें किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है. एंड इंश्योर्स रिलायबल नेविगेशन, बिकॉज हो सकता है कि जो GPS इज डिजाइन बाय US, इट इज अ कंपनी, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ US, तो हमें अपने डिजाइन को केटर करने के लिए, अपने नीड को केटर करने के लिए वी नीड समथिंग ऑफ आवर ओन, ठीक है. सो रिस्टोरिंग फुल constellation जो है, it is very important for us to be what? To be self-reliance is very important. Current status, remember, standalone positioning system absent है. Timing service इसका functional है at present. These satellites का emergency message broadcasting चलता है, ठीक है. Navigation through GN global navigation system is unaffected. Just standalone position is disrupted. Okay, so this was all about NAVIC, and you need to remember it for your साइंस एंड टेक पोर्शन. क्वेश्चन पूछ सकता है 4 कॉन्स्टलेशन का सैटेलाइट है, 7 कॉन्स्टलेशन का सैटेलाइट है, दे देगा कि 7 इज मैंडेटरी फॉर 7 टू वर्क. नो, इट इज 4 मैंडेटरी. एट प्रेजेंट देर इज
3 फंक्शनल, एट प्रेजेंट 4 फंक्शनल पूछ सकता है, 5 फंक्शनल पूछ सकता है. सो रिमेंबर द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शंस अबाउट इट. सो दिस इज इट फॉर द नाविक न्यूज़. This was in news, and Parliament has reported, government has reported this to Parliament. So now let's move to next news. So this was a news which was constantly being debated in Supreme Court as well and in the Bihar Legislative Assembly as well. ये न्यूज़ ये था कि how long can an unelected member be a minister? This sounds very strange, right? Unelected minister. But Article 164 Clause 4 allows that a member, any person can be appointed as minister, but within 6 months he has to be elected to either legislative assembly or legislative council for states and for Lok Sabha, और for center it is Lok Sabha और राज्य सभा. किसी तरीके से आप उनको elect करोगे, राइट. बट रिसेंटली मैं आपको देखो डॉट वन बाय वन पढ़ के क्या बताऊँ, आपको बता रहा हूँ पूरा न्यूज़, आप पढ़ लेना इसको, बिकॉज इफ़ आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग वन बाय वन वर्ड ये थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो रिसेंटली क्या हुआ था कि इन बिहार गवर्नमेंट इट हैज़ हैपेंड दैट अ मिनिस्टर for Panchayati Raj was appointed, and since according to a minister was appointed who was not elected, but according to Article 164 Clause 4, any person who is not a member can be appointed as minister, but however he needs to get elected to either legislative assembly or legislative council within 6 months. अब एक यहाँ पे ना ग्रे एरिया निकल के आया कि चलो मैंने इसको यहाँ पे एक आदमी को अपॉइंट किया, ये 6 मंथ का पीरियड यहाँ ख़त्म हो रहा था, बट मैंने इसे यहाँ पे 5 मंथ पे इसे ले लिया, मैंने पोर्टफोलियो, मैं लेट्स से मैं सीएम हूँ, मैंने ये पोर्टफोलियो ले लिया इससे, ठीक है. और अब सीएम चेंज हो गया, पहले नीतीश कुमार जी थे, अब सम्राट चौधरी जी सीएम हो गए. नाउ व्हेन दिस सीएम हैज़ बीन चेंज्ड, नाउ कैन ही अपॉइंट दिस पर्सन अगेन एंड गिव हिम अनदर 6 मंथ का पीरियड? कैन दिस बी डन indefinitely? But there is an argument that Article 164 Clause 4 provides only one time 6 month opportunity. You cannot like do what? जैसे आप ऑर्डिनेंस के साथ करते हो, you cannot keep on reappointing this member as legislator again and again. Right? Now you tell me what is the ordinance issuing power of president? कौन सा आर्टिकल कहता है? अब आ जाओ देखते हैं कंसर्न क्या था. द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन दैट बिहार गवर्नमेंट फॉर व्हाट? फॉर कंटिन्यूइंग एन अनइलेक्टेड मेंबर टू बी अ मिनिस्टर बियॉन्ड द 6 मंथ लिमिट. और ये कौन थे? दीपक प्रकाश, पंचायती राज मिनिस्टर के इलेक्टेड में अपॉइंटेड मेंबर एज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर टू द पंचायती राज. ओके. And since once he is not appointed as within 6 months as a member of the legislative assembly or legislative council, he ceases to be a minister. ठीक है. So I gave you the background, but वही बता दिया कि मिनिस्टर चेंज हो गए इंडिया. सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली आस्क्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये आप करने का आपके पास उचित अधिकार है, क्या आप इसको कर सकते हैं? सो द पिटिशनर हैव आर्ग्यूड, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बियॉन्ड 6 मंथ आपने इनको रहने कैसे दिया. दूसरा वो उसने ये ऑब्जर्व किया कि आप चाहे ब्रेक में कराओ या कैसे भी कराओ, इस इंसान का 6 महीना पूरा हो गया, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, एंड बिहार गवर्नमेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस. सो दिस वॉज द न्यूज़ डेवलप्ड सो फार. अब देखो ये एरिया ना बहुत ग्रे एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ मैंशनड नहीं है. जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मैंशन नहीं होता है ना कि व्हाट इफ ही इज elected appointed again, so since it is not mentioned, this becomes very unique case for our study. और ये हमारे प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, और अगर मेंस में आ जाए ये क्वेश्चन एज ए एनालिसिस, तो यू नीड टू बी रेडी विथ योर पॉइंटर्स. यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देता है. अब एक बात बताओ, वाई इज दिस अलाउड? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इज दिस अलाउड दैट अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड? सो दिस इज जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दिया गया था टू मेक द गवर्नमेंट मोर प्रोएक्टिव टुवर्ड्स गवर्नेंस. ठीक है, गवर्नेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गवर्नमेंट इटसेल्फ.
सो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि नहीं XYZ एक पर्सन है जो कि इस मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है एंड ही इज़ नॉट सो मच ऑफ अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, सो गवर्नमेंट कैन डू व्हाट, गवर्नमेंट कैन अपॉइंट दिस पर्सन टू द हाउस, to the ministry, and then his task can be presented as a performer before the people for him to be elected, या फिर इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट करा देगी गवर्नमेंट। जैसे अभी एट प्रेजेंट आवर फॉरेन मिनिस्टर इज फ्रॉम राज्यसभा, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज फ्रॉम राज्यसभा, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकली एक्टिव मेंबर, सो दैट ही वॉज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव इन द लोकसभा चुनाव। He was a member of Rajya Sabha who was made prime minister. So he would have ceased to be prime minister if he was not elected in the any house. Similarly, our foreign minister would have ceased to be minister if he would not have been elected to any house. So constitution ने इस वजह से दिया था, so that accountable people are there, and this not only accountable people, not accountable people, so that क्या बोलते हैं उनको, एक जस्ट आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड, क्या बोलेंगे उसको, capable people, and why they have to be appointed within the 6 month, because this legislative needs to be accountable to the people, right? So this was the news. अगर इसमें कुछ और अपडेट होगा तो I'll be adding, so this becomes very important for your prelims and mains as well. Okay, now let's move to next news. Now the topic for discussion is over leveraged borrowers. पहले तो समझो borrowers का मतलब समझ गए, जो कर्जदार है, borrower समझ गए. What is over leveraged borrower and what is leveraged borrower? This news becomes important for your GS3 economy, प्री और मेंस में दोनों में काम आएगा. मेंस में ट्रेंड के रिगार्डिंग काम आएगा कि what is the trend of credit categories as well, and what is the trend in indebtedness also, what is the trend in financial inclusion as well, and what is the trend in credit expansion. So मेंस में ये हर जगह काम आएगा, बट प्री में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट व्हाट इज ओवर लेवरेज्ड बोरोअर्स. अब ओवर लेवरेज्ड बोरोअर का मतलब ये समझो कि लेवरेज का मतलब है उन्होंने ऑलरेडी किसी चीज़ का लेवरेज उठाया है, एंड ओवर लेवरेज का मतलब उसको अब बियॉन्ड द अलाउड, नॉट अलाउड, मतलब बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज उन्होंने उसको ओवर लेवरेज करना शुरू कर दिया. मतलब दे आर ऑलरेडी हैविंग आउटस्टैंडिंग तो है इनके पास, बट नाउ द आउटस्टैंडिंग, टू फुलफिल दिस आउटस्टैंडिंग देयर इज अनदर आउटस्टैंडिंग, मतलब मल्टीपल आउटस्टैंडिंग्स है. नॉट फुलफिलिंग दिस आउटस्टैंडिंग नीड अनदर, वो फिर एवरग्रीनिंग बोलते हैं उसको. बट एट प्रेजेंट एक आउटस्टैंडिंग तो है ही, एक और आउटस्टैंडिंग शुरू कर लेते हैं, एक और आउटस्टैंडिंग शुरू कर लेते हैं. एक लोन पूरा नहीं हुआ, दूसरा लोन शुरू हो गया. जरूरी नहीं कि ये लोन, अगर ये लोन इसको चुकाने के लिए ली गई है तो ये एवरग्रीनिंग कहते हैं. बट अगर एक लोन चल रहा है और दूसरा लोन भी शुरू हो रहा है, तीसरा लोन भी शुरू हो रहा है, तो इसको ओवर लेवरेजिंग कहते हैं. सो दिस ट्रेंड हैज़ गॉन अप. सो कंसर्न्स क्या थे इसमें कि ओवर लेवरेजिंग बोरोअर्स हैव गॉन अप फ्रॉम 5% इन फिजिकल ईयर 2016-17 से 2026 में 15% हो गया है. एंड ग्रोथ ऑफ फॉर्मल रिटेल क्रेडिट हैज़ गॉन डाउन, यानी कि फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम जो क्रेडिटर्स होंगे क्रेडिट सिस्टम में एंटर करने वाले, उनकी एंट्री कम हो गई है और कंजम्पशन क्रेडिट ज़्यादा हो गया. व्हाट इज़ कंजम्पशन क्रेडिट? ये देखो, आप क्रेडिट लेते हो फॉर योर कैपिटल ग्रोथ, तो ये क्रेडिट इज़ वायबल क्रेडिट. बट कंजम्पशन क्रेडिट वो है कि आप वो क्रेडिट ले रहे हो जिसको कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स गुड ले रहे हो, कि आप उसको लोगे और वो कंज्यूम हो जाएगा, दैट विल नॉट जनरेट मनी, है ना. कि आपने लेट्स से डाइनिंग के लिए पैसा लिया, आपने ट्रैवल करने के लिए पैसा क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कंजम्पशन क्रेडिट. ऐसे क्रेडिट इंक्रीज हो रहे हैं. सो इससे ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि हाउस होल्ड इंडेटेडनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये ज़्यादा हो रहा है अमॉन्ग यंग कंज्यूमर्स, अमॉन्ग द कंज्यूमर हु आर एंटरिंग द क्रेडिट मार्केट. और ग्रोइंग इंडेटेडनेस पोजेस वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ट्रेंड है ही, मतलब का क्राइसिस है ही. रिसेंटली आप देखोगे वेरियस लोन ऐप्स भी थे जिन्होंने हरास किया है, देन आरबीआई ने उनको बैन किया, सेबी ने भी उनको बैन किया. सो दीज लोन ऐप्स आर गेटिंग ट्रैक्शन मोर, एंड देन क्रेडिट एक्सपेंशन स्लो हो रहा है बिकॉज इवन द कंपनीज आर नॉट एबल टू गेट द न्यू कंज्यूमर ऑन बोर्ड. दे आर डूइंग व्हाट, दे आर लेवरेजिंग द ओल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही बार बार दे रहे हैं. दे आर एक्सटेंडिंग लोन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स. एंड शेयर ऑफ न्यू क्रेडिट, NTC जो न्यू टू क्रेडिट है, उनका शेयर हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 32% टू 13%. और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इम्पेयर करेगा. कैसे? देखो, शेयर ऑफ क्रेडिट एक्टिव जो इंडियंस थे ना, ये तो ज़रूर बेशक से ऊपर गया है. 35% थे 2017 में, 74% हो गए 2026 में. लेकिन इससे एक और चीज़ क्या पता लगता है
कि क्रेडिट अवेयरनेस बढ़ी है। बट इससे अगर हम बोलें कि इंक्लूसिविटी कम हुई है, कैसे? बिकॉज इफ द मोर कंजम्पशन इज डन हियर, रिमेंबर वो क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन वाला इफेक्ट, अगर मोर कंजम्पशन इज डन हियर, कंजम्पशन में क्रेडिट यूज हो जाएगा, तो देन देर आर सेक्टर्स जैसे एमएसएमईज, इनके पास या तो पैसे नहीं होंगे या अवेयरनेस की वजह से ये क्रेडिट सिस्टम में जा नहीं पा रहे हैं, राइट? सो कमर्शियल क्रेडिट ट्रेंड क्या हुआ है, ये नीचे चला गया है। तो एंटिटीज एक्सेसिंग कमर्शियल क्रेडिट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 50% to 41%। एंड क्रेडिट एक्टिव शेयर्स अमॉन्ग जो बिजनेसेस हैं उनमें मॉडरेट है, बट क्रेडिट एक्टिविटी अमॉन्ग यंग कंज्यूमर्स ज़्यादा है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क यहाँ पे है एंड फाइनेंशियल स्लोडाउन का रिस्क यहाँ पर है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग क्रेडिट, दे आर नॉट एक्सपैंडिंग, दे आर टेकिंग क्रेडिट बट दे आर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस टू पे इट बैक। सो ओवर लेवरेजिंग हो रहा है, राइट? सो दिस वॉज द कंसर्न रिसेंटली विच वॉज इन द न्यूज़। और ये डेटा, ये इसके ऊपर 2-3 आर्टिकल भी आ चुके थे, 2-3 एडिटोरियल्स भी आ चुके थे। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और देखोगे कि देयर इज़ अ चेंज इन पैटर्न, ठीक है? जब भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करोगे ना, चाहे वो इकॉनमी में बात करो, चाहे वो एग्रीकल्चर में बात करो, यू कैन यूज दिस डेटाज, ठीक है? और इस डेटा में देखोगे कि क्रेडिट जोग्राफी जो था ना, इट इज़ मूविंग नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा हो गया है। एंड जो एरिया ज़्यादा क्रेडिट कंज्यूम कर रहे थे पहले से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर क्रेडिट का एक्सपेंशन कम हो गया है। सो कंसर्न्स क्या है? द कंसर्न इज दैट राइजिंग ओवर लेवरेजिंग बोरोवर्स आर हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्टर। ये डिफॉल्ट करने के हाई रिस्क पे हैं, दे आर हाई रिस्क टू डिफॉल्ट, ठीक है? एंड देन इट इज़ ऑब्वियसली स्लोइंग डाउन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऐसा तो लगेगा कि भाई क्रेडिट ले रहे हैं तो इंक्लूजन तो हो रहा है, नहीं, बट क्या वो वायबल क्रेडिट है? एंड लेंडर नीड्स टू मेंटेन अ प्रूडेंट अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स, ये करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये नहीं पे कर पाते हैं तो इतना बड़ा जो लॉस होगा इसकी वजह से, इसकी भरपाई कहाँ से होगी? सो ओवर इज राइजिंग मेनली अमोंग यूथ इज वन डेटा, न्यू borrowers are not entering the market is another concern, and financial inclusion seems to getting stronger but is not getting stronger is another concern, ठीक है? एंड देन यू हैव सम डेटास विच इज वेरी ऑब्वियसली टू डिस्कस इट, जो न्यूज़ का था आर्टिकल। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, रिमेंबर ये प्री और मेंस दोनों में आप डेटा को यूज़ कर सकते हो। प्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवर लेवरेजिंग का इफेक्ट क्या है, क्राइसिस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। एंड देन मेंस में यू कैन राइट दिस डेटा टू give your answer a solid proof, okay? So this was for the over leveraging, and what I'm thinking is कि अब जो आगे का न्यूज़ है ना, I'll give you in sections, because एक बार ना 1-1.5 घंटे का लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, आप भी नहीं देख पाते हो, और मेरे को बनाना भी एक हाई रिस्किंग लगता है कि इतना बड़ा बना रहा हूँ एंड देन यू वोंट वॉच इट। सो नेक्स्ट रिमेनिंग 2 टॉपिक्स, because this is important topic, I'll give you a stand alone topic, and then there is a जल रक्षा मिशन also, I'll give you this as a stand alone video, इसके बाद आज ही दे दूंगा, ठीक है? So thank you, download this PDF here and obviously for scan this for your lectures.